तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स एरोमा से निकला है। एरोमा का मतलब है प्लेजेंट स्मेल। उर्दू में कहूँ तो खुशबू। ठीक है, यानी कि खुशबू वाले कंपाउंड्स होते हैं, उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों के एरोमाज भी आते हैं, इवन के बहुत सारे सेंट परफ्यूम्स को भी एरोमा के वर्ड से जाना जाता है। ठीक है, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड, सबसे पहले तो ये कि ये एरोमेटिक कंपाउंड हमें जो हासिल होते हैं वो कहाँ से हासिल होते हैं। कोल तार। कोल तार की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके हमें हासिल होता है C6H6। और C6H6 जिस कंपाउंड है इसका नाम है बेंजीन। और बेंजीन हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो आप देख सकते हैं C6H6 बेंजीन है और उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही मौजूद है। अब इसके बारे में कुछ और आपको बताता हूँ। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ बेंजीन, it was a great problem for the scientist to decide the structure of benzene molecule. For this purpose, many experiments was done। यानी कि बेंजीन के डिस्कवर होने के बाद सबसे पहला जो इशू था ये कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये 6 कार्बन आपस में किस तरह से जुड़ेंगे, क्या बेंजीन का स्ट्रक्चर बनेगा और वो एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इसको डिस्कवर करना एक साइंटिस्ट के लिए चैलेंज था। फिर उसके बाद फर्दर बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारी सब हेडिंग नेक्स्ट आ जाएगी, केमिकल इन्वेस्टिगेशन फॉर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। केमिकल इन्वेस्टिगेशन फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। पहला एक्सपेरिमेंट,
benzene is either saturated or unsaturated. Benzene is either saturated or unsaturated. सनलाइट की प्रेजेंस में बेंजीन की क्लोरीनेशन करवाई थी, तो बना आपके पास एक एडिशन प्रोडक्ट। कि बेंजीन यानी कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। दूसरा रिएक्शन जो हुआ C6H6 प्लस 3H2, जिसे हम कह सकते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, निकल कैटलिस्ट और 300 डिग्री सेंटीग्रेड की प्रेजेंस में, और ये बन गया C6H12, यानी कि ये भी एक एडिशन प्रोडक्ट हुआ। तो इससे साबित होता था कि बेंजीन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तीसरा जो रिएक्शन किया गया उसमें C6H6 प्लस Cl2 और कैटलिस्ट हो गए AlCl3, तो बना C6H5Cl प्लस HCl। तो यानी कि यहाँ पे जो है Cl2 ने जो है वो एक Cl को निकाल लिया और दूसरा Cl उसकी जगह जुड़ गया। एक हाइड्रोजन को निकाल लिया एक Cl ने और दूसरा हाइड्रोजन उसकी जगह जुड़ गया। और जब कोई किसी की जगह ले तो उस रिएक्शन को मैं पहले ही समझा चुका हूँ, हम कहते हैं सब्सटीट्यूशन, इसको आसान लफ्जों में हम रिप्लेसमेंट भी कहते हैं। तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन तो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो इससे एक और कन्फ्यूजन ये है क्या क्या बेंजीन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। फिर उसके बाद नाइट्रिक एसिड का बेंजीन से रिएक्शन करवाया गया इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो बन गया C6H5NO2, जो कि कहलाया नाइट्रोबेंजीन, और इसके अलावा H2O। तो क्या बात इसकी मतलब, इसका मतलब ये कि अगर ये नाइट्रोबेंजीन बना है तो ये एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हुआ है, एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हुआ। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन तो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो इस तमाम रिएक्शंस के बाद साइंटिस्ट इस नतीजे पे पहुंचे, साइंटिस्ट आफ्टर these experiments conclude that benzene is neither saturated nor unsaturated, neither saturated nor unsaturated
हाइड्रोकार्बन but it belongs to a new class of hydrocarbons known as aromatic hydrocarbons. ठीक है जी। यानी कि इन तमाम रिएक्शंस के बाद, क्योंकि आपने ये चीज़ पहले भी पढ़ी हुई है कि हमारे पास अगर कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो तो उसमें एडिशन रिएक्शन हो जाता है। तो बेंजीन ने एडिशन रिएक्शन भी दिया, ये दोनों एडिशन रिएक्शन दिए बेंजीन ने। ठीक है, यहाँ बना आपके पास हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन और इधर बना आपके पास साइक्लोहेक्सेन। इधर देखा जाए तो इधर सब्स्टिट्यूशन हुआ, और सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपके पास किसी अल्केन के अंदर होता है। तो यानी कि बेंजीन ने एक अल्केन की तरह बिहेव किया, यहाँ बेंजीन बिहेव कर रहा है एक अल्कीन की तरह, यहाँ बेंजीन बिहेव कर रहा है एक अल्केन की तरह। तो साइंटिस्ट ने इन दोनों प्रॉपर्टीज की, यानी कि क्या बेंजीन अगर एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उसको अल्कीन की तरह बिहेव करना चाहिए, और अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उसे अल्केन की तरह बिहेव करना चाहिए। लेकिन बेंजीन ने दोनों तरह के रिएक्शन देके ये समझाया कि ना बेंजीन अल्केन है, यानी कि ना वो बेंजीन जो है वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है यानी कि अल्केन है, और ना ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्कीन है, बल्कि एक और नई क्लास है कंपाउंड की जिसका नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है जी, आगे बात को बढ़ाते हैं। नंबर 2, benzene is either open chain or cyclic compound। बेंजीन क्या कोई ओपन चेन है? ओपन चेन कंपाउंड है, जैसे आप पीछे पढ़ते आए हैं मीथेन इथेन वगैरह, इसमें आप कार्बन से कार्बन को जोड़ते हैं तो वो एक ओपन चेन कहलाता है। और क्लोज चेन क्या होता है? क्लोज चेन यानी कि पहला और आखिरी कार्बन आपस में जुड़ा हुआ हो। तो इसके लिए किया ये गया बेंजीन को C6H6 को हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दिया इन द निकल कैटलिस्ट एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो ये बन गया C6H12। C6H12 आपके पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। फिर इसका रिएक्शन करवाया गया ब्रोमीन वाटर से, दोनों रिएक्शन हुआ, यानी कि ये कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो कार्बन और कार्बन के दरमियान। तो Br2 के साथ ना रिएक्शन देके इसने ये बात क्लियर कर दी कि बेंजीन जो है वो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी नहीं है, क्योंकि इसने ब्रोमीन से रिएक्शन नहीं किया। तो फिर क्या है बेंजीन? असल में बेंजीन जो है C6H6, हर कॉर्नर एक कार्बन, इस तरह से समझिएगा बेटा, ध्यान से समझिए। मैं इसको फर्दर और डिटेल में भी समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल हमें मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। तो ये टोटल 6 कार्बन हो गए और हर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन।
हर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन। ठीक है, हर कार्बन से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन। अब इसमें हर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, लेकिन ऑल्टरनेट, यानी कि इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो इन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं है। फिर उसके बाद इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, फिर इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं है, तो फिर इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होंगे। तो ये डबल बॉन्ड जो है ये कहलाता है ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, ठीक है। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है इसमें। और जब इसमें हमने ऐड कर दिए 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन जब हमने ऐड किए इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो डेफिनेटली तीनों हाइड्रोजन भी बेंजीन पे जाके अटैच हो जाएंगे। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6, तो अब ये आपके पास 6 कार्बन वाला जो बेंजीन था, इसके पास पहले एक हाइड्रोजन था, लेकिन जब आप एडिशन रिएक्शन होगा, याद रखो जब भी किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एडिशन रिएक्शन होता है तो उसके डबल बॉन्ड खत्म हो जाते हैं। तो ये 3 डबल बॉन्ड जो अल्टरनेट बने हुए हैं ये खत्म हो जाएंगे क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड कराया है। एडिशन रिएक्शन के बाद डबल बॉन्ड नहीं रहता। तो पहले हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन था, अब हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, तो हर कार्बन पे इस तरह से हाइड्रोजन अटैच हो गए। अब आप देखें तो फार्मूला को अगर काउंट करें तो ये आपके पास था C6H6, लेकिन ये है C6H12, और C6H12 कहलाता है साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन जो है वो ब्रोमिनेशन रिएक्शन नहीं दे रहा, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन ब्रोमीन को ऐड नहीं करेगा, एक अनसैचुरेटेड एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जी स्टूडेंट्स, आगे बात को बढ़ाते हैं। द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन of benzene gives the cyclohexane, which proves that benzene molecule exists in exist in cyclic structure। benzene molecule exists in cyclic structure। ठीक है भाई। फिर उसके बाद आता है आपके पास एक और मेन हेडिंग है जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है।
अब आ जाते हैं केक्यूल स्ट्रक्चर पे। After the extensive series of experiments, Kekulé proposed the following two structure for benzene. And he also proved that the above two structures, sorry, above not following two structures continuously interchange into each other. तो क्या स्ट्रक्चर थे, ऊपर भी समझा चुका हूं, दोबारा बना के दिखाता हूं। छह कार्बन बनाए, ठीक है, और हर कार्बन से जोड़ दीजिए एक एक हाइड्रोजन। और फिर रखें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, यानी कि एक कार्बन छोड़ के एक कार्बन छोड़ के डबल बॉन्ड बनाए, ठीक है। अच्छा, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू लाइक दिस। अब हर कॉर्नर एक कार्बन है, समझ लो इस बात को, हर कॉर्नर एक कार्बन है, ठीक है। यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है। ये और ये समझ में आ रहे हैं इन दोनों के दरमियान कि ये दोनों एक ही चीज है, ये समझ में आ रहा है। हाँ जी बताएं, ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों बेंजीन के ही स्ट्रक्चर हैं। मैंने उसको बस क्या है कि उसमें एलिमेंट्स शो कर दिए हैं, इसमें मैंने एलिमेंट्स शो नहीं किए। हर कॉर्नर को एक कार्बन समझो, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ये? गुड। अच्छा, एक और चीज इसमें ये होती है कि ये डबल बॉन्ड जो होते हैं ये कंटिन्यूसली इंटरचेंज होते रहते हैं। मैंने बोला कंटिन्यूसली इंटरचेंज, क्या मतलब इस बात का, यानी कि ये डबल बॉन्ड जो है ये टूट के यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड अपनी पोजीशंस को तब्दील करते रहते हैं,
क्या करते हैं, अपनी पोजीशंस को बदलते रहते हैं, यानी कि इधर से इधर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा भाई, यानी कि ये डबल बॉन्ड जब शिफ्ट होंगे तो जनाब ये अब जब यहाँ से यहाँ आ गया तो ये डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, यहाँ से यहाँ आ गया तो डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, इस तरह यहाँ से यहाँ चला गया तो डबल बॉन्ड यहाँ बन गया। डबल हेडेड एरो बनाने का मकसद ये है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे में तब्दील होते रहेंगे, इंटरचेंज होते रहेंगे, और यही यही कहलाती है बेंजीन की एरोमेटिसिटी। यानी कि इसको कहते हैं रेजोनेंस ऑफ डबल बॉन्ड इनसाइड बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग भी इसलिए कहते हैं क्योंकि रिंग हमेशा साइक्लिक होती है। तो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है क्योंकि इसका कोई कॉर्नर नहीं है, ठीक है ना। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर हुआ, इसमें कार्बन आपस में जुड़े हुए एक दूसरे से। तो इसको जो डबल बॉन्ड का जो है वो रोटेट करना कहलाता है रेजोनेंस। ठीक है जी, तो ये कहलाते हैं, ये दोनों कहलाते हैं कैक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, यानी कि पास पेपर में आपके पास इससे रिलेटेड भी सवाल आता है कि व्हाट द स्ट्रक्चर कैक्यूल ड्राइव फॉर द बेंजीन एक्सप्लेन, तो उसमें आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। यानी कि मैं आपको इसी तरह से आंसर करवा रहा हूँ कि 5 ईयर या 10 ईयर जब आप खोलोगे तो उसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्ट उसका आंसर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं डिफेक्ट्स इन कैक्यूल स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन। डिफेक्ट्स यानी कि खामियां या खराबियां कहो जो कैक्यूल के स्ट्रक्चर में निकाली गई थी। नंबर 1, जब बेंजीन का एसिड के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करवाया गया दोनों रिएक्शन में if there are 3 पाई बॉन्ड्स, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सिंगल बॉन्ड जो होता है पहला वो सिग्मा होता है और उसके बाद दूसरे पाई बॉन्ड कहलाते हैं। तो हमारे पास ये से पहला बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा, ये वाला पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा, और ये डबल बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड कहलाएगा। तो इस तरह से 3 पाई बॉन्ड हुए। इफ देयर आर 3 पाई बॉन्ड इन बेंजीन रिंग then it should undergo addition reactions।
easily, but practically benzene don't react with HCl। कि सवाल ये उठा कि बेंजीन अगर इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद हैं, पाई बॉन्ड मौजूद हैं, तो पाई बॉन्ड जहाँ होते हैं या डबल बॉन्ड जहाँ होते हैं एडिशन रिएक्शन होता है। और अगर बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड मौजूद है तो बेंजीन को HCl से रिएक्शन करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ मैं इथीन या एथाइन रखूंगा तो वो HCl उसमें ऐड हो जाएगा और इसको हम कहेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा इथीन से। लेकिन यहाँ बेंजीन ने रिएक्शन नहीं किया पाई बॉन्ड के होने के बावजूद। दूसरी बात नंबर 2, if there are 3 pi bonds in benzene, ring, then three carbon bond, इनके कार्बन और कार्बन बॉन्ड should be shorter than other 3 bond। क्योंकि बेटा इस बात को समझिए कि सिंगल बॉन्ड जो है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, जब डबल बॉन्ड हो जाता है तो लेंथ बॉन्ड की कम हो जाती है, क्योंकि दो एटम के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं तो उनकी जो दरमियान की लेंथ है वो कम हो जाती है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। बॉन्ड की भी लेंथ होती है, वो कम होती चली जाती है। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड लेंथ और कम हो जाएगी। तो ये सवाल था कि अगर बेंजीन में 3 कार्बन, जैसे कि अगर आप देखें ना कि मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2, तो इसको मैक्सिमाइज करके समझाऊँ तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखो नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। तो उनके कहने के मुताबिक अब इसमें 3 कार्बन यानी कि 1 और 2 के दरमियान, कार्बन 1 और 2 के दरमियान, इसके अलावा 3 और 4 के दरमियान, इसके अलावा 5 और 6 के दरमियान। इन 3 कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड है और बाकी 3 कार्बन के दरमियान नहीं है। तो उसका ये कहना था कि अगर 3 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है या 3 के कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका कहने का मकसद ये हुआ कि ये 3 कार्बन बॉन्ड जो है वो शॉर्ट हो जाएंगे और अदर 3 बॉन्ड लेंथ विल बी लार्जर, यानी कि बढ़ जाएंगी, लार्ज होंगे उससे। बट द प्रैक्टिकल observation show that all the carbon bonds
all the carbon bonds are equivalent and having a bond length of 1.397 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यानी कि जो हर कार्बन की बॉन्ड लेंथ है, यानी कि मैं कहूँ ना कि यहाँ पे जितने भी कार्बन हैं तमाम की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.397 है। इसकी भी 1.397, 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 यानी कि हर कार्बन की बॉन्ड लेंथ इक्वल है। ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से साबित हुआ। तो कैलकुल के ऊपर दूसरा लगाया हुआ ऑब्जेक्शन भी एक तरह से क्लियर हो गया। एंगस्ट्रॉम यूनिट जो है वो बॉन्ड लेंथ को मेजर करने के लिए, जैसे हम कोई भी लेंथ को मेजर करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई यूनिट होता है, जैसे आप मीटर सेंटीमीटर वगैरह यूज करते हैं। लेकिन अब एटम के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है, अब उसको हम ना तो मीटर में यूज कर सकते हैं, ना सेंटीमीटर, ना किलोमीटर, इस तरह के यूनिट्स, क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़े यूनिट है। एटम के लिए बहुत छोटा यूनिट चाहिए। तो बॉन्ड लेंथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो कहलाता है एंगस्ट्रॉम। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। बेंजीन मॉलिक्यूल is 36 kilocalories per mole more stable than the value calculated for कैक्यूल स्ट्रक्चर। यानी कैक्यूल स्ट्रक्चर के हिसाब से जो बेंजीन की वैल्यू थी वो ज़्यादा थी। कितनी? 36 किलो कैलोरी ज़्यादा। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो है ये टॉपिक एंड होता है। बेंजीन के स्ट्रक्चर, डिफेक्ट्स, कैक्यूल का स्ट्रक्चर, ये तमाम चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है फिर आप लोगों से फर्दर बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा स्टूडेंट्स कि इन द नेक्स्ट क्लास आपने जो है वो ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। नेक्स्ट क्लास